अखिलेश यादव ने पैसा सही जगह लगाया, मेट्रो लेकर आया अखिलेश यादव, एक आना स्टेडियम बनाया 50,000 कैपेसिटी का, किसने बनवाया? पूर्वांचल किसकी देन है? अखिलेश यादव के। इन लोग ने तो केवल फीता काटा है। 5 बार प्रधानमंत्री रहे, मुलायम सिंह यादव, आजम खान, नाम गिनाइए। काम करने दिएगा उसको, काम करने दिएगा उसको, मुझे बताइए। मोदी कुछ नहीं है, मोदी जीरो, काम देखिए काम। 100 रुपए दाल बिक रही है, इसको काम कराइए, एलोवेटेड रोड चाटूंगा। यहाँ पे 36 लोग खड़े हैं, सब मुझको गधा गधा करने लगे, तो लोगों का नजरिया बदल जाएगा। मैं कहना चाहूँगा कि जो सनातन धर्म की बात करेगा वही हमारे देश पे राज करेगा। जय श्री राम। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रत्यक्षदर्शी समाचार। मैं देवेश श्रीवास्तव इस वक्त मौजूद हूँ लखनऊ के चारबाग में, और आज का मुद्दा है हमारा चुनाव। कौन होगा विजय, इंडिया गठबंधन या फिर भारतीय जनता पार्टी? आइए इस सिलसिले में कुछ हमारे वरिष्ठ लोगों से बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? अमरनाथ चौधरी। अमरनाथ चौधरी जी, आपको क्या लगता है इस बार सरकार किसकी बनेगी, किसका जोर चलेगा? सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी, आएगा तो मोदी ही आएगा, और वो भी 400 पार। 400 पार? सर क्यों 400 पार आएंगे? जो विकास मोदी जी ने किया है, और सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष के पास कौन ऐसा चेहरा है प्रधानमंत्री का। सर, इंडिया गठबंधन में तो लोगों कम नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। आपको क्या लगता है कौन चैलेंजिंग हो सकता है? कोई भी प्रधानमंत्री बनने के काबिल है ही नहीं उसमें। जो भी आएगा देश को लूटेगा। आज मोदी जी ने जो भी कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं। जितना विकास मोदी जी के राज में पिछले आप 10 सालों में देख रहे हैं, आज तक कभी ऐसा किसी भी गवर्नमेंट में देखने को नहीं मिला। अब तक 70 साल से कांग्रेस सरकार को लूट ही रही थी, देश को लूट रही थी। कितनी ब्लैक मनी देखिए निकली है आज तक, इससे पहले कभी किसी में दिखाया है आप लोगों को? सर, भाजपा मतलब कि बहुत अच्छी सरकार है, आप कह रहे हैं बहुत विकास हुआ। क्या विकास हुआ सर? विकास, सबसे बड़ा विकास हुआ है मेरे राम 500 वर्षों के बाद पुनः अपने स्थान पे आए हैं। सर, राम जी जो आए हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आए ना, आपको भाजपा का क्यों कनेक्ट करते हैं उससे? फैसला जरूर सुप्रीम कोर्ट का है, मगर इसका निश्चय, इनको मंदिर खुलवाने का पूरा निश्चय मेरे माननीय आडवाणी जी और मोदी जी का था। अच्छा सर, मेरा एक सवाल जैसे और है सर आपसे, क्या नाम है सर? रुपेश अग्रवाल। रुपेश जी, ये बताइए कि जो राहुल गांधी हैं, क्या उनको लोग कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि वो तुगलक हैं, क्या लगता है आपको? तुगलक की उपाधि दी जा सकती है? माफ़ कीजिएगा, हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। और राहुल गांधी हमारे देश के एक ऐसे परिवार से आते हैं जिन्होंने अपने पूरे परिवार ने देश के लिए अपने प्राणों का निछावर किया, और वो बहुत ही अच्छी सोच वाला लड़का है, ऐसा नहीं है। लेकिन उसको हम लोग ने और बीजेपी की मीडिया सेल ने उसको पप्पू पप्पू करके उसका जो इग्नोरेंस कर रखा है पूरी इंडिया ने, वो बहुत गलत चीज़ है। हम लोग को एक मजबूत विपक्ष की भी ज़रूरत है, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो कांग्रेस हो। विपक्ष में जब तक मजबूती नहीं आएगी तब तक देश तरक्की नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं अपने सभी साथियों से ये गुजारिश करता हूँ कि जितना बीजेपी के लिए आप 400 पार कर रहे हैं, आप सरकार किसी की भी बने, बीजेपी की बने, लेकिन उसके साथ एक विपक्ष को मजबूत होना बहुत ज़रूरी है इस देश की तरक्की के लिए, इस देश की उन्नति के लिए। जो शख्स अपने लिए 50 वर्षों में एक दुल्हन नहीं ढूंढ पाया, वो क्या देश के लिए कुछ कर पाएगा? सर, व्यक्तिगत आप तो व्यक्तिगत आघात कर रहे हैं राहुल गांधी जी को। अच्छा सर, उनके लिए एक बहुत लोग उनको पप्पू कहते हैं, क्यों? आपको क्या लगता है क्यों पप्पू कहते हैं? भाई देखिए, ऐसा है, स्लिप टंग सबकी होती है। क्या मोदी जी की स्लिप टंग नहीं हुई? कितनी बार हुई। और वो श्लोक आपको याद होगा जो सोशल मीडिया पे बहुत आया, मोदी जी का बोला हुआ, मैं उसको दोहराना नहीं चाहूँगा, अच्छा नहीं लगता है वो। लेकिन अगर स्लिप टंग राहुल गांधी की हुई तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या है कि आईटी सेल जो बीजेपी का है वो बहुत मजबूत है इन कंपैरिजन ऑफ कांग्रेस। तो उन लोग हर चीज़ को मुद्दा बना करके सोशल मीडिया में इतना ज़्यादा प्रसारित कर देते हैं कि हम लोग को अभी मैं उदाहरण के तौर पे अपने आप को लूँ कि यहाँ पे 36 लोग खड़े हैं, सब मुझको गधा गधा करने लगे, तो लोगों का नज़रिया बदल जाएगा। वो मुझको उसी दृष्टि से कौन से देखने लगेंगे। वही हाल आज राहुल गांधी का है। राहुल गांधी बहुत लर्नेड लड़का है, और मैं चाहूँगा कि उसको आप चाहे पक्ष में लाएं चाहे विपक्ष में लाएं, मैं सारे देश से एक गुजारिश करता हूं कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो भी कैंडिडेट खड़ा हो वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए,
ये बात अलग है कि वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो। अखिलेश यादव ने पैसा सही जगह लगाया, मेट्रो लेकर आया अखिलेश यादव, एक आना स्टेडियम बनाया 50,000 कैपेसिटी का, किसने बनवाया? पूर्वांचल किसकी देन है? अखिलेश यादव के। इन लोग ने तो केवल फीता काटा है। तो सर मेरा सवाल है, क्या आप अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री के चेहरे में देखना चाहते हैं? नहीं, अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री के चेहरे पर नहीं देख रहा हूँ मैं, लेकिन अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के अंदर काम अच्छा किया था। जिसने अच्छा काम किया उसकी हम तारीफ करेंगे, हम जनता हैं। सर क्या नाम है? प्रधानमंत्री सर क्या नाम है आपका सर? अंदर होगी 5 पर प्रधानमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव, आजम खान, नाम सुनाइए। काम करने दिएगा उसको, काम करने दिएगा उसको, मुझे बताइए। जो अरे मुलायम सिंह का प्रधानमंत्री था। चाचा को भगा दिया था, क्या बात करते हैं आप लोग? कौन सा प्रधानमंत्री? अखिलेश तो चाचा को, शिवपाल यादव को कहाँ भूल व्यक्तिगत मामला गया? है, वो उनका व्यक्तिगत मामला है। तब नहीं पूरा मालूम होता, जब चार किसके घर में नहीं जब था? नहीं, सर। जब बग्गी आती थी, इधर सुनिए सर। उनका सर, क्या मनाते थे, तब नहीं कुछ होता था। बग्गी आती थी, बग्गी नहीं आती थी। सर ये बताइए, जो ये बता रहे हैं कि आज राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन जो है, अच्छा एक सवाल मेरा, एक शेर को नहीं हरा पाएंगे, 100 बाप बनाने से कोई हरा नहीं पाएगा मोदी को। 70 फेड़े में आने की कौन कह रहा है? सर मेरा एक सवाल सुनिए, ये बताइए। नहीं सर मुझसे नहीं, किसी और से काउंट करिए। सर मोदी क्या काम किया? मोदी कुछ नहीं है, मोदी जीरो। काम देखिए, काम क्या है बताइए? बहुत से काम है, बहुत से काम है। क्या बताऊं आपको? आप कहते हैं इतना तो मेरे काफी, आप कितना जानते हैं? 2014 में हिंदुस्तान का टोटल कर्जा वर्ल्ड बैंक का कितना था बता दीजिए आप। जब उन्होंने 1600 जीपे सर हंगर रेट बताएंगे? हंगर रेट क्या चल रहा है सर? हंगर रेट अभी क्या चल रहा है? सर इतना पढ़ा लिखा मैं नहीं हूँ, लेकिन जानता हूँ मोदी ने जितना किया बहुत किया है। सर आप तो अंधभक्ति दिखा रहे हैं। नहीं होता। अंधभक्त है, अंधभक्त। ये सर सुनिए, सर 300 रुपए ताल बिक रही है, इसको काम कराइए। एलोवेटेड रोड चाटूंगा, कौन खाएगा? ये खड़े हैं बेचारे, कौन खाएगा? ये टलकाय वाले खा रहे हैं, आप मोल ले रहे हैं। दारू को कोई नहीं कहता, दारू कोई नहीं कहता महंगी हो गई। दारू कोई नहीं बोलता महंगी होगा, दारू सब पीते। वो शौक है, खाने से पेट भरता है, दारू से पेट नहीं भरता है। रोटी सबको चाहिए, दारू एक कुछ लोगों को चाहिए। ये गलत है। सर एक सवाल मेरा और है, एक सवाल और है मेरा, मेरी बात सुनिए, शांति रहिए। सुनिए, कन्हैया कुमार को किस तरीके से देखते हैं आप? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, उसको कांग्रेस में अब तक क्यों रखा गया? कन्हैया को और राहुल को, दोनों को मैं एक बराबर मंदबुद्धि वाला मानता हूँ। राहुल जिनको कभी भी देश से प्रेम रहा ही नहीं, हमेशा विदेशों में जाके इन्होंने भारत की बुराइयां की हैं। जिस बंदे को जो देशभक्ति की जिसमें भावना ही ना हो, ऐसे को कहाँ प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं? शहीद हो गई देश के लिए और उसका बाप शहीद हो गया, उसको आप दोगला विदेश का कह रहे हैं। सर इमरजेंसी के वक्त, सर एक सवाल है मेरा आपसे, इमरजेंसी के वक्त जब सोनिया गांधी ने सारी विपक्ष को जेल में डाल दिया था, आप उस बारे में क्या कहेंगे? सोनिया गांधी ने इंदिरा गांधी। अब उस पीरियड में तो मैं था नहीं साहब, मुझे बताऊं आपको, देश की आबादी जिस तरीके से बढ़ रही थी उसको कंट्रोल करने का इंदिरा गांधी के पास ये एक आखिरी चारा बचा था कि इमरजेंसी लगाओ और नसबंदी का कार्यक्रम एक। सर अगर इंदिरा गांधी को वही करना था तो ऐसा क्यों हुआ जब वो हारने लगी, या फिर उनको लगा था उनकी सरकार गिर जाएगी तब उन्होंने क्यों? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि देश, आपकी कोई नीति अच्छी हो चाहे बुरी हो, अगर देश पूरा सपोर्ट नहीं कर रहा है तो विरोध होना लाजमी बात है। और उस समय पूरे देश ने इस चीज़ का विरोध किया, इमरजेंसी का विरोध किया, और जिसका भुगतान कांग्रेस को अपनी सत्ता गंवानी पड़ी थी। उस समय अपनी सत्ता इसीलिए गंवानी पड़ी क्योंकि मुखर विरोध हुआ था इसका पूरे देश के अंदर इमरजेंसी का। सर इधर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद शुएब। मोहम्मद शुएब साहब, सर आप किसको सपोर्ट करते हैं, मोदी की गारंटी या कांग्रेस का मैनिफेस्टो? मोदी गारंटी। मोदी की गारंटी को सपोर्ट क्यों करते हैं सर? अच्छा जो कहा अच्छा काम किया। क्या अच्छा काम किया? मंदिर बनवा दिया, नहीं, यहाँ रोड बनवाई है, गरीबों के लिए किया सर है। आप बताइए, नहीं बता रहे एक सेकंड सर बताइए सर। जी दिया। एक मिनट सर बताइए क्या? मोदी की एक तारीफ हो तो लोग करें। आज 3 तलाक कानून लाने वाले महिलाओं के लिए मोदी जी हैं, और मैं कहता हूँ कि समाज में सबसे ज़्यादा सुखी मुसलमान हमारे भारत में है। आज सबसे ये बात सच है सर? हाँ काफी तक सच है। आज जो लोग कहते हैं
कि ये बीजेपी को जो मुस्लिम विरोधी पार्टी कहा जाता है, मैं कहता हूँ एक मुसलमान ऐसा बता दीजिए कि जो सबका साथ है, सबका विकास है। सर मोदी को आजकल लोग एक तानाशाह की कैटेगरी दे रहे हैं, उनको तानाशाह मान रहे हैं। आप क्या लगता है, मोदी तानाशाह है? बिल्कुल डिक्टेटरशिप तो है ही है उसके अंदर, 100% है। वो अपने किसी मंत्रिमंडल की में किसी आईएएस की, किसी मंत्री की नहीं सुनता है। सीतारमण खुद उससे परेशान है। आप सारे नेताओं के लिए नितिन गडकरी उससे परेशान है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं लेकिन रबर स्टैम्प की तरह काम करते हैं। जो मोदी चाहेगा वही होगा। बाकी राजनाथ सिंह की इतनी हैसियत नहीं है कि वो अपनी तरफ से कोई रक्षा सौदा सर आपके हिसाब से तानाशाही क्या होगी? तानाशाही डिक्टेटरशिप यही है कि हम विस्तार लेंगे, सारे फैसले हम लेंगे। जब आप कोई सारे फैसले लेंगे तो सारे मंत्रालय आप अपने पास रखिए। काउंटर करिए। भाई साहब एक जो कह रहे हैं, अभी भाई साहब ने कहा कि जो अनाज बिक रहा है 80 करोड़ लोगों को, हैं आप ये बताइए वो मंत्री जी खा के दिखा सकते हैं? आधे ज़्यादा कंकड़ है, चावल खाने वाला नहीं है, हैं बेवकूफ़ बना के दे रहे हो ये बेचारे गरीब लोगों को। ये खाते हैं, इनके घर में अच्छा चावल है, बढ़िया है। 80 करोड़ लोग हमको तो नहीं आ रहा, हमारे यहाँ चल के दिखाइए कोई। सब साड़ा मला को आता है। क्या करते हैं? हम तो रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं। ये बताइए, ये इनके लिए तो ठीक है ही है, कोई भाई बता दे। आप ये बताइए, जिसके पास रोजगार है उसको फ्री राशन की क्या ज़रूरत है? फ्री शिक्षा दीजिए आप उसको, उसके परिवार में अच्छी शिक्षा है, फ्री उनको चिकित्सा दीजिए। आप अपना आयुष्मान कार्ड लेकर के चले जाइए, ना कोई प्राइवेट हॉस्पिटल वाला उसको एंटरटेन करेगा, ना कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एंटरटेन किया जाएगा। 100 में 1 गोमती नगर में। अरे आपकी जान पहचान है इसलिए। हाँ, जो हो जाए जान पहचान, जो ना होना ही है। जो हो जाए जान पहचान। ब्रजेश पाठक की चिट्ठी लेके गए होंगे साथ में। भाई साहब ऐसे गया था मैं, आप भी बुला सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, उसका हुआ है। प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल जितने हैं आप देख लीजिए, 80% प्राइवेट हॉस्पिटल के कोविड के टाइम के आयुष्मान कार्ड जो उन्होंने एक्सेप्ट किए थे उनका बकाया है। किसी का 10 करोड़ है, किसी का 5 करोड़ है, किसी का 2 करोड़ है, किसी का 2.5 करोड़ है। वो हॉस्पिटल जब आप बकाया देंगे नहीं, फ्री राशन बांट रहे हो, अरे चिकित्सा पे जो आपने आयुष्मान कार्ड निकाला उसका पेमेंट कीजिए। आप क्यों नहीं करते उसका पेमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स को? अपनी चिकित्सा पद्धति अच्छी कीजिए। आज इंटीरियर में चले जाइए, डॉक्टर जाना नहीं पसंद करता, उनको अच्छा आप पैकेज दीजिए, अच्छी फैसिलिटी दीजिए। गांव देहात में उनको रहने के लिए 1-1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए एम्स के डॉक्टर को दे रहे हैं। लेकिन जो गांव के अंदर डॉक्टर जाना चाहता है, सेवा करना चाहता है, क्यों नहीं वहाँ पे आप सुविधा उनको देते हैं, डॉक्टरों को अच्छी सुविधा? ये नहीं कर पाएंगे आप। सुविधा इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि अभी हमारे देश को उन्नति करने में थोड़ा सा अभी टाइम है। आज देखिए, अभी तक किसी भी गवर्नमेंट ने कभी भी, आप ये रोना लेके बैठे रहेंगे, कभी भी देश की सुरक्षा में आर्मी वालों के लिए न तो कभी वर्दियां थी न ढंग की थी। आज सियाचिन चले जाइए, आप देखिए हमारी आर्मी कितनी मुस्तैद है। आज चीन की औकात नहीं है कि हम लोगों के देश के ऊपर आंख उठा दे। अखबार पढ़ लेने से कुछ नहीं होता है। मेरे ख्याल से शायद हमारे भाई चाइना बॉर्डर पे, अपना हिंदुस्तान के बॉर्डर पे देखिए कितनी जमीन हम लोग की कब्जा हो चुकी है चाइना के द्वारा। अरुणाचल प्रदेश, शुरुआत कब हुई थी? कब्जा होने की शुरुआत कब हुई थी? अरुणाचल प्रदेश सर हो गया है। सर पिछले 10 सालों में नहीं हुई है, ये 50 साल पहले से हुई है, जो कि कांग्रेस ने ऑलरेडी इन लोगों को गिफ्ट में दे दी है। आज अगर किसी की ताकत है या पाकिस्तान की हिम्मत है, हमारे देश के ऊपर वर्तमान में सत्ता किसके पास है आप बताइए? वर्तमान में सस्ता अब आई है 10 सालों के अंदर। 2014 से 10 साल से है भाई साहब। 10 साल से और क्या है? और इन 10 सालों में जितनी मेरी आर्मी मजबूत हुई है कि आज पाकिस्तान को भी आंख उठाने के पहले 10 बार सोचना पड़ेगा, चीन को भी 10 बार सोचना पड़ेगा। आप खाने का क्या करें? आर्मी का क्या आर्मी से गोली खराए? मैं एक चीज कह रहा हूँ, ना मैं भाजपा का हूँ ना मैं कांग्रेस का हूँ। जो आदमी ये कह रहा है कि अब की बार 400 पार, वो अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है, इस देश के भविष्य को बर्बाद कर रहा है। 400 पार नहीं चाहिए, विपक्ष मजबूत होना चाहिए। विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो हिटलरी होगी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। सर गठबंधन का जो इंडिया गठबंधन का आता है, क्या आप कैसे देखते हैं? इंडिया गठबंधन क्या है? पहले देखिए, गठबंधन होना कोई बुरी बात नहीं है। गठबंधन क्या, एनडीए भी तो गठबंधन है, भाजपा का भी तो गठबंधन है। छोटे मोटे दलों के साथ मिल करके भाजपा भी लड़ रही है। भले ही भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है, वैसे ही कांग्रेस भी बड़ी पार्टी है। उन्होंने भी क्षेत्रीय दलों को अपना अलायंस करके बनाया हुआ है। इंडिया पहले
इंडिया वाले आपस में तो एक हों। हर कोई तो प्रधानमंत्री का चेहरा दशानंद बन के चला आया है। पहले एक चेहरा तो कोई सही आए सामने जो खुल के कह सके हाँ मैं प्रधानमंत्री बनने के काबिल हूँ। मेरा मोदी कहता है आएगा तो मोदी ही आएगा और अब फिर 400 पार। सबसे मैं फिर अनुरोध करता हूँ खुल के वोट करिए और लाइए बीजेपी सरकार। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। 400 पार अगर आ गई, भाजपा की 400 पार आ गई तो देश बर्बाद हो जाएगा, ये लिख लीजिए कहीं। सर कैसे बर्बाद होगा देश, बता बर्बादी के लक्षण बताइए। बर्बादी का सबसे बड़ा लक्षण ये है कि अगर हमको सारी पावर मिल जाएगी, हमको सारी पावर मिल जाएगी तो सारे निर्णय हमारे होंगे, चाहे वो देश हित में हो चाहे अहित में हो। वो निर्णय मैं अपने विवेक से लूँगा और कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि सारे निर्णय देश हित में हो ही जाएं। कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो देश हित में नहीं होते हैं, उसका इम्प्लीमेंट होने के बाद हमको पता सर चलता है। भाजपा वाले कह रहे थे, जैसे उनके विधायकों ने शायद बात सुनी है, मैंने कहा है कि हम संविधान बदल देंगे, तो आप क्या कहते हैं इसमें, क्या ये संविधान बदल देंगे? माफ़ कीजिएगा, हम सुन नहीं पाए, क्या कह रहे हैं? भाजपा के विधायक कहते हैं हमारा अगर 400 पार हो गया मेजोरिटी तो हम संविधान बदल देंगे, आपका क्या मानना है? बिल्कुल ये गलत बात है, संविधान बदलना बिल्कुल गलत बात है। हिंदुस्तान जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में प्यार से रहते आए हैं और आगे भी ऐसे रहने चाहिए। हमारी तो ये पूरे हिंदुस्तान से गुजारिश है कि ये 400 पार का जो नारा है उसको इम्प्लीमेंट मत होने दीजिए। विपक्ष को मजबूत होना बहुत ज़रूरी है देश के हित के लिए, देश की तरक्की के लिए। पहले विपक्ष खुद तो मजबूत हो, उसके बाद वो बात करे। संविधान बदलने की बात नहीं, संविधान में संशोधन, जो कुछ गलत संविधान में बने हुए थे सर आपके अकॉर्डिंग संविधान गलत है? नहीं, संविधान सही है, जो बने हैं उस समय के हिसाब से बने थे। ये कि संविधान की ये चेंजेस होने चाहिए। जो क्रिमिनल जिनके ऊपर क्रिमिनल की मोहर लगी है वो उनको टिकट देना चाहिए सांसद का या विधायकी का। उसके फेवर में मैं कभी भी नहीं हूँ। उसके हमेशा वो संविधान चेंज करेंगे ये कभी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। सर जब बात निकली है, सर मेरी बात से जब बात निकली तो ये बताइए कि जो अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स का घोटाला था तो उस बारे में आपका क्या? उस विषय में देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड जो बोल रहे राहुल गांधी, हमारी सरकार आने के बाद हम देखेंगे जो भी उसका घोटाला किए हैं, वो तो बात की बात है। अभी तो कोई सामने आ नहीं रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड में कौन घोटाला किया है। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। ये फॉरेन कंट्री में ये बिल्कुल लीगल है। फंडिंग करना, जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं वो फंडिंग करते हैं हर गवर्नमेंट को और शुरू से करते हैं। कांग्रेस की पार्टी थी, कांग्रेस के टाइम में भी कांग्रेस को फंडिंग करने वाले बड़े बड़े घराने थे और वो अपनी सहूलियत के हिसाब से सब लोग करते हैं। भाजपा ने उसको क्या किया, एक तरह से लीगल करने की कोशिश की। हम उसकी भाजपा के समर्थक नहीं है, ना भाजपा की हम बुराई कर रहे हैं ना उसकी। मैं कहना चाहूँगा कि भाजपा ने क्या गलत किया। अगर मान लीजिए कि गलत लोगों के पास पैसा था, उससे निकलवाया और पार्टी फंड में लाए, न कि व्यक्तिगत अपने यूज में लिया गया है। किसी भी नेता ने सर पार्टी फंड में आने का मतलब तो अपना व्यक्तिगत इस्तेमाल ही होगा ना। पार्टी फंड में आने का मतलब हुआ कि देश हित में पैसा जाएगा। आज पैसा जो है वो सीधा विकास में लगा जाएगा और वो लीगल कराया गया है। कांग्रेस के फंड में अगर जा रहा है तो वो देश हित में नहीं जाएगा। सर क्या जुड़ चुके, सर क्या नाम है आपका? बीफ एक्सपोर्ट पार्टी से इन्होंने जो इलेक्ट्रल बॉन्ड में जो चंदा लिया है, बीफ एक्सपोर्ट पार्टी कौन, और मतलब जो मांस का काम करते हैं उनको, कौन से, क्या नाम है, नाम लीजिए सर। वो बीफ कंपनी का नाम तो नहीं मालूम है, लेकिन किसी से 250 करोड़ रुपए लिया है। हाँ, लेकिन किसी से 250 करोड़ रुपया लिया है। क्या ये बीजेपी के लिए सही है? बीफ का सबसे बड़ा कारोबार करने वाला उत्तर प्रदेश के अंदर कौन है, आप बता दीजिए। है संगीत सोम है। संगीत सोम जो है बीफ का सबसे बड़ा कारोबारी है और भाजपा का वो भाजपा से है। और जितना पैसा उसने कमाया बीफ से, और वो बीफ कौन सा क्या क्या है ये हमें बताने की जरूरत नहीं। आप अच्छे तरीके पढ़े लिखे हैं, सब जानते आपका हैं। बड़ा व्यक्तिगत मतलब अलग सा व्यवहार लग रहा है। कभी आप भाजपा के फेवर में बोलते हैं, कभी विरुद्ध में बोलते हैं। जो उसकी भाजपा की अच्छी नीति है मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ, जो सत्य है मैं वो बता रहा हूँ। मैं ना कांग्रेस का हूँ, ना भाजपा का हूँ, ना सपा का हूँ। मैं एक वोटर हूँ। एज ए वोटर जो चीज़ सही है मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे बड़ा मुद्दा इस समय यही है कि 400 पार वाला जो मुद्दा है उसको आप अपने दिमाग से निकालिए और अच्छे कैंडिडेट को जिताइए। वो किसी भी पार्टी का हो, पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड सही होना चाहिए, क्रिमिनल नहीं होना चाहिए। सीधे लफ्जों में
मैं कहना चाहूँगा कि जो सनातन धर्म की बात करेगा वही हमारे देश पे राज करेगा। जय श्री राम। सबका विकास। जब तक पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट लागू नहीं होगा देश विकास नहीं करेगा। सर, पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट आपने कहा, इसके बारे में कुछ ब्रीफ बताइए। ब्रिक क्या, जैसे अदर्स चाइना में देखिए लागू कर दिया उन्होंने, दो बच्चों के बाद उन्होंने सारी सुविधाएं बैन कर दी हैं। किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं देंगे और जो गवर्नमेंट से मिलती हैं एड्स वो सब बंद कर देंगे। इस तरीके से यहाँ भी करिए, उसमें हिंदू मुस्लिम वाला कोई मुद्दा नहीं, सबके लिए यही हो, वो सांसदों विधायकों को छोड़ के। मेन मुद्दा है एक राष्ट्र एक कानून, सबके लिए एक समान कानून। एक और जरा एक राष्ट्र की बात करी आपने, तो इससे दो चीज़ अभी बहुत सामने आती है जिसकी भारतीय जनता पार्टी दावा करती है, हिंदू राष्ट्र, अखंड भारत। तो आप हिंदू राष्ट्र के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर, आप बताइए। हिंदू राष्ट्र के देखिए ऐसा है कि हिंदू राष्ट्र तो ये है ही है, सनातन धर्म यहीं से, सबसे बड़ा सनातन धर्म हमारा यहीं से पैदा हुआ और हम लोग ने कितने मुल्कों के अंदर सबसे पुराना धर्म है, ये सब जानते हैं। हमारे वेद उठा के देख लीजिए, सबसे पुराना धर्म जो है सनातन धर्म है। मैं खुद हिंदू हूँ, उसका मैं कतई विरोधी नहीं हूँ और भाजपा सनातन धर्म की रक्षा के लिए आगे आती है और कोई पार्टी नहीं आती है, इसके लिए भी मैं भाजपा को धन्यवाद देता हूँ। लेकिन मैं फिर बात अपने मुद्दे पे वापस आता हूँ कि ये जो 400 पार वाली बात है, इसको आप अपने इसे एक सिरे से नकारिए, मैं भी नकार रहा हूँ, आप लोग भी नकारिए। आपके जिस भी क्षेत्र से हों आप लोग सब, आप अपना वोट अच्छे कैंडिडेट को दीजिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड सही होना चाहिए, वो क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर कोई केस नहीं होना चाहिए और उसकी जितनी संपत्ति आज घोषित की है उसने इलेक्शन के टाइम पे, उसके बाद 5 साल बाद उसकी संपत्ति कितनी है, अगर उससे वो संपत्ति बढ़ती है तो वो इस देश की सेवा करने लायक आदमी नहीं है, उसकी संपत्ति सब जब्त होनी चाहिए। ये कोई व्यापार नहीं है, पॉलिटिक्स कोई व्यापार नहीं है कि पॉलिटिक्स में आप आगे व्यापार करने लगे। पॉलिटिक्स देश की सेवा है, समाज की सेवा है, नीचे तबके के लोगों को ऊपर उठाने, ये है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स ये नहीं होती है कि कल आप जब इलेक्शन लड़ने आए तब आपके पास गाड़ी कौन सी थी, कोई छोटी मोटी गाड़ी, और इलेक्शन ख़त्म नहीं हुए, 2 महीने नहीं हुए, आपके पास फॉर्च्यूनर नीचे आ गई है, 6 महीने बाद 2 फॉर्च्यूनर हो गई, 8 महीने, साल 1.5 साल हुआ नहीं, आपके पास 4-4 फॉर्च्यूनर चल रही हैं, भौकाल आप अपना दिखाना शुरू कर दिया। ये पॉलिटिक्स थोड़ी ना, पॉलिटिक्स ये है कि आपने जितनी संपत्ति अपनी इलेक्शन के टाइम पे घोषित की है, 5 साल बाद उसके अलावा जितना भी आपका गेन है सब सरकार जब्त करे, उसकी वो संपत्ति उसकी है ही नहीं। सांसद निधि पूरी यूज होनी चाहिए। सर, एक प्रश्न और आता है, कांग्रेस बात करती है गांधी की, महात्मा गांधी की बात करती है, तो आपको क्या लगता है, वो महात्मा गांधी का जो एग्जाम्पल लेते हैं कई बार कि गांधी ने किया, गांधी ने देश आज़ाद किया, तो क्या आपका मानना है सिर्फ गांधी का ही रोल था आज़ादी में, या फिर गांधी के अलावा भी बहुत सारे लोग थे जिनको नाम आना चाहिए था, गांधी और नेहरू की वजह से नहीं आया? ये बात सही है, लेकिन ये कहना भी गलत होगा। 2014 से पहले हम लोग बापू की पूजा करते थे, 2014 के बाद से हम बापू को गालियां देने लगे। क्यों भाई देने लगे? ये किसकी देन है? ये भाजपा की तो देन है कि आज 2000 हम लोग गालियां दे रहे हैं, बापू को गाली दे रहे हैं, नेहरू को गाली दे रहे हैं। 2014 से पहले तो हम लोग चाचा नेहरू करते थे और महात्मा गांधी राष्ट्रपिता कहते थे। आज हम उसी बापू को गाली दे रहे हैं। किसकी देन है ये हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। पहले इन लोगों के कारनामे उजागर नहीं थे, आज मीडिया हमारा इतना प्रचलित हो चुका है कि इनके कारनामे सब आ रहे हैं सामने कि क्यों हुआ। कारनामे सामने आ रहे हैं, महात्मा गांधी के कारनामे आपके हिसाब से सामने आ रहे हैं। नेहरू जी के देश को आज़ादी दिलाने में हमारे हिंदुस्तानी भाइयों का हाथ था। और अक्टूबर देखो, जय जवान जय किसान, और ये सब भूले जा रहे हैं आप। 14 के वो तो लाल बहादुर शास्त्री का नारा था ना, वो तो लाल बहादुर शास्त्री का नारा। अरे वो गांधी जयंती बड़े ही श्रद्धा से लेता है आदमी। सुभाष चंद्र बोस जी का नाम बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है, मगर उजागर गांधी जी ने अपना नाम करवाया। महात्मा गांधी पिता हैं। एक सवाल है, ये बताइए, आप कह रहे हैं गांधी जी का आज गालियां पड़ रही है, आपको पता है गांधी जी ने कितने दिन तक भूख हड़ताल की थी?
उन्होंने सत्याग्रह किया, नमक आंदोलन किया। ऐसा नहीं है, महात्मा गांधी ने हमारे देश के लिए कितने बहुत दिन बड़ा तक त्याग भूख हड़ताल किया की है। थी? इतना लर्नेड आदमी था वो। अगर वो वकालत करता, अपना अफ्रीका में रह करके वकालत करते रहते, आज उनकी पुश्तें खा रही होती, आज उनके परिवार की हालत क्या कर दी है आप सबके सामने है ये सब चीज़ें। पाकिस्तान के विभाजन में सबसे बड़ा हाथ महात्मा गांधी जी का था। मैंने पढ़ा था कहीं, उसमें लिखा था कि पाकिस्तान को कितने उस समय 50,000 के बाद वाली किताब बता रहे हो। कितना। किताब का नाम लीजिए सर। अरे हमने तो वो गोडसे भी पढ़ा है। कौन सी किताब नाम? ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ा है इन्होंने, भैया मैंने पढ़ा है। और कहीं नहीं पढ़ा आपने, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से। मैं बताता हूँ कि गांधी जी ने कुल मैक्सिमम जो मेरी नॉलेज है 21 दिन का फास्ट किया था, वहीं जेल में रह के भगत सिंह ने 116 दिन का उपवास किया था। इनको ये नहीं मालूम है कि महात्मा गांधी ने ये बात कही थी कि इस देश का बंटवारा मेरी लाश पे होगा। अगर ये गलत कह रहा हूँ मैं तो गांधी की लाश क्यों नहीं निकाली गई सर? हैं? गांधी की लाश क्यों नहीं निकाली गई? गांधी जी क्योंकि ने कभी उन्होंने देश हित में काम ही नहीं किया, निज स्वार्थ के लिए काम किया उन्होंने। एडवोकेट होते हुए भी क्या उन्होंने भगत सिंह का केस लड़ा? कभी भी देश हित में खड़े हुए? अगर खड़े हुए होते तो आज ये विभाजन न हुआ होता। अगर नाथूराम गोडसे ने अगर इनको गोली मारी तो गलत नहीं मारी। सर गोडसे को आप सही ठहरा रहे हैं, उन्होंने एक राष्ट्रपिता की, एक युग पुरुष की हत्या की है सर। वाह, देश के नौजवान गोडसे को आप कह रहे हैं सही ठहरा रहे हैं। वाह। विभाजन के बाद उन्होंने बहुत बड़ा चंदा पाकिस्तान को फंड में दिया था। ये महात्मा गांधी जी सर चंदा नहीं था, वो उसका हक था पाकिस्तान का। खैर उस बारे में बात नहीं करेंगे। और ये बताइए सर कि अगर गोडसे सही है और गांधी गलत है तो गांधी को आज नोट पे क्यों रखा गया? बिल्कुल वो राष्ट्रपिता थे, राष्ट्रपिता हैं। राष्ट्रपिता कौन से साल में घोषित किया था गांधी? राष्ट्रपिता सन 1952 में। 1952 में राष्ट्रपिता घोषित किया था। एक आखिरी सवाल मेरा सर ये रहेगा आपसे, आने वाले 5 सालों में आप लोग देश का विकास क्या चाहते हैं? देश का विकास चाहता हूँ कि हमारी शिक्षा नीति अच्छी हो, चिकित्सा व्यवस्था बढ़िया हो, और हमारे बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, जिससे कि देश हमारा उन्नति करे। और ये सिर्फ क्षमता हमारे बीजेपी गवर्नमेंट में है और हमारे मोदी सरकार से मैं आएगी तो दोबारा मोदी ही आएंगे। और मेरा पुनः अनुरोध है कि सबको इस बात के ऊपर अक्ल ध्यान देना चाहिए। शिक्षा का स्तर जब तक नहीं सुधारा जाएगा, शिक्षा का स्तर कहाँ से? प्राइमरी से शिक्षा का स्तर सुधारिए। गांव-गांव में अच्छी शिक्षा दीजिए। हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा आईएएस और पीसीएस की तरह कर दीजिए। आप देख लीजिए, केवल शिक्षित वर्ग ही बाहर निकलेगा, और जो शिक्षित है, जो अच्छी शिक्षा लेकर के मेहनत करके एग्ज़ाम पास करके निकला है, उसको रोज़गार मिलेगा ही मिलेगा। ना मिलने का कोई कारण ही नहीं है। जब आपका शिक्षा स्तर इतना गिरा हुआ है कि जिसको ABCD नहीं आती है वो हाई स्कूल पास कर लेता है, इंटर पास कर लेता है, उसको अपने सब्जेक्ट नहीं मालूम होंगे और उसने इंटर की परीक्षा दे दी, पास कर गया वो। जब इस तरह का शिक्षा का स्तर है तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, जब उनको कुछ आता ही नहीं है। और डॉक्टर है, जब तक डॉक्टर अपनी पढ़ाई पूरी करेगा नहीं, वो मरीज का इलाज कहाँ से करेगा? उसने पढ़ाई की होगी, प्रॉपर पढ़ाई की है। आप रिजर्वेशन लगा करके जो 60% आया उसको उसने नीट क्लियर कर लिया, वो डॉक्टर में, वो एम्स में और मेडिकल कॉलेजेस में, उसका सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन मिल गया। जो 90% पढ़ करके लाया है उसको एडमिशन नहीं मिल पा रहा, क्योंकि वो जनरल कैटेगरी से। जब तक ये नीति सरकार नहीं हटाएगी, आप फ्री शिक्षा दीजिए, नीचे तबके को ऊपर लाइए, फ्री शिक्षा दीजिए, आर्थिक मदद दीजिए, आर्थिक मदद करिए। रिजर्वेशन तो हटा ही देना चाहिए, बिल्कुल। रिजर्वेशन का क्या दोगे? आरक्षण के तो फेवर में बाबा साहब भी थे। नहीं, बाबा साहब आप जो थे आपने किताब फिर पढ़ी नहीं है। बाबा साहब ने ये कहा था कि जब तक ये नीचे का तबका ऊपर नहीं आ जाता है तब तक इनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। और वो रिजर्वेशन वो शिक्षा में कह रहे थे, जिसको पॉलिटिशियंस ने क्या किया, उन्होंने नौकरी में उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। नौकरियों में उनका और शिक्षण संस्थानों में बड़े बड़े उनका रिजर्वेशन दे दिया, जो 30% 40% ला करके, लेकिन क्यों, वो नीचे कास्ट के थे तो उनको ऊपर लाने के लिए उनको रिजर्वेशन दे दिया गया, और वो वहाँ जाकर के कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर पाए। 1-2 होंगे, लेकिन ज़्यादातर आप देखिए। एक्ट लागू करना चाहिए और रिजर्वेशन खत्म कर दें, देश का विकास बिल्कुल डेफिनेटली होगा। तो ये देखा आपने, थे विचार लोगों के। हमारी जनता का विचार ये है
और देखते हैं आने वाले इलेक्शन में किसकी जीत होती है, कांग्रेस की, इंडिया गठबंधन की या भाजपा की। कैमरामैन रोशन के साथ देवेश श्रीवास्तव, प्रत्यक्षदर्शी समाचार, बात मुद्दे की।